तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गया। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो टॉपिक है उससे पहले हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना, वो आपके पास है टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। अब आप लोग इतना समझ लो, फॉस्फोराइलेशन मतलब आपके पास कोई कंपाउंड को फॉस्फेट ग्रुप चिपकता है, उसको आप क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। अगर आपके पास ग्लूकोज को फॉस्फेट चिपक गया तो आप कहेंगे ग्लूकोज का क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जनरली आपके पास फॉस्फोराइलेशन जो टर्म यूज होता वो एटीपी फॉर्मेशन के लिए होता। किसके लिए होता? एटीपी। एडीपी को फॉस्फेट ग्रुप चिपकता, जब एडीपी को फॉस्फेट ग्रुप चिपकेगा तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। उसको क्या बोलते हैं आप? फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप? फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन में एक फॉस्फोराइलेशन आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़े थे, क्या नाम था उसका? बोलो, क्या नाम था उसका? दो तरह के पढ़े थे आपने, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम है उसका? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। फॉस्फोराइलेशन मतलब आप क्या बनाने वाले हैं? एटीपी बनाने वाले। किसका इस्तेमाल करके? फोटो का इस्तेमाल करके। फोटो मतलब आपके पास लाइट एनर्जी। किसका इस्तेमाल करके? लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास एडीपी है और यहाँ पे हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। एडीपी को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आप चिपकाएंगे और यहाँ पे जो बॉन्ड है उसके अंदर एनर्जी को फिल कर देंगे। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी को आप फिल करेंगे और आपके पास क्या बन गया? एटीपी बन गया। जब एटीपी यहाँ पे बना तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन। किसके हेल्प से हुआ? लाइट के। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास, जो हमने कर पढ़ लिए, जिसको हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको हम? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होगा? यहाँ पे बोलो, एटीपी बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? एटीपी बनेगा। लेकिन अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट मतलब क्या? आपके पास रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट आपके पास एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्लूकोज था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रुक्टोज में। तो ग्लूकोज यहाँ पे सबस्ट्रेट हो गया, फ्रुक्टोज क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? फ्रुक्टोज यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास एक सबस्ट्रेट रहेगा। आपके पास क्या रहेगा? एक सबस्ट्रेट रहेगा। एक सबस्ट्रेट जब आपके पास किसमें कन्वर्ट होगा? किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और अगर यहाँ पे बॉन्ड टूटा या आपके पास जो है क्या हुआ? एटीपी जो है यहाँ पे बन सकता है। क्या क्या हुआ? एडीपी प्लस आईपी। क्या बन गया आपके पास? एटीपी। तो अगर आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे और उसके बीच में आपके पास एटीपी बन गया तो फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। लेकिन कौन सा फॉस्फोराइलेशन होगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम? एसएलपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको हम? एसएलपी। समझ में आ रहा? अगर आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे तो बीच में अगर आपके पास एटीपी बन गया तो इसको आप क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको आप? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास क्या है? 1,3 बिस पीजीए। क्या हमारे पास? 1,3 बिस पीजीए। 1,3 बिस पीजीए से हमारे पास क्या बना? 3 पीजीए। और 3 पीजीए के बीच बीच आपके पास क्या बन गया था? एडीपी से क्या बना था आपके पास? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना था आपके पास? एटीपी। तो ये जो आपके पास एटीपी बना, ये किसके थ्रू बना? एसएलपी। एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन आएगा, ग्लाइकोलिसिस में कितने एसएलपी होते हैं, कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होते? कितने होते? 4 होते। बराबर है। 2 जो है पीजीएल से होते, एक और 2 और किस दूसरे पीजीएल से होते। बराबर। तो आपके पास कितने होंगे? आप 4। ठीक है। जब आपके पास एटीपी कब बन रहा? जब आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे उसके बीच में एटीपी बनेगा। वो जो आपके पास एटीपी बना उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जिस तरह हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे हमने? फोटोसिंथेसिस के अंदर, कि जब आपके पास लाइट का इस्तेमाल करके आप एटीपी बना रहे थे तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। लास्ट में हमारे पास रहता जिसका नाम रहता ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम रहता? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम रहेगा इसका? बोलो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी आप जो है एटीपी बनाने वाले। क्या बनाने वाले आप? एटीपी। लेकिन एटीपी आप ऑक्सीडेशन के थ्रू बनाने वाले। ठीक है। इसके बारे में भी हमने आपको बताए थे कि आपके पास जो है एक NADH2, कितने बनाएगा? एक NADH2 कितने एटीपी बनेगा? 3 एटीपी बनेगा। ठीक है। जब आप NADH2 को एटीपी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे आप? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसी तरह आपके पास एक और एक रहता कंपाउंड जिसका नाम रहता FADH2। FADH2 जो है आपके पास, इसमें कितने एटीपी मिलते हैं आपको? 2 एटीपी।
तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADH2 को 3 ATP में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। कितने टाइप के फॉस्फोरिलेशन है? 3। लाइट का इस्तेमाल करके ATP बनेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बीच में ATP बना आपके पास, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जब आप NADH2 और FADH2 से ATP बनेंगे, उसको आप क्या कहेंगे? हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक कौन से हमारे पास? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या आप लोगों को जो है एरोब और एनारोब क्या रहता है ये मालूम? बोलो क्या रहता है? एरोब एंड एनारोब। बोलो एरोब का मतलब क्या होता है? राइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको क्या लगता है? ऑक्सीजन लगता है। एनारोब मतलब क्या? जो ऑक्सीजन नहीं लगता। ठीक है, अब देखो आपके पास दो टर्म्स रहते। आपके पास क्या है? दो टर्म है, इसके बीच में आप लोग समझो। ठीक है, एक टर्म रहता ऑब्लिगेटरी। एक टर्म क्या रहता? ऑब्लिगेटरी। और दूसरा टर्म क्या रहता है आपके पास? फैकल्टेटिव। दूसरा टर्म क्या रहता है आपके पास? फैकल्टेटिव। ये दोनों के बीच में मीनिंग समझो आप, बाद में जो है सब आसान है आपके पास। ऑब्लिगेटरी और दूसरा कौन सा है? फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव दोनों इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। ठीक है, ऑब्लिगेटरी मतलब क्या है? मैंडेटरी, जो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो है आपके पास कोई भी यहाँ पे चॉइस नहीं है आपके पास, ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा, उसको आप क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी कहेंगे। तो कोई चीज़ आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, आप मजबूरी में कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहा कि ऑब्लिगेटरी मतलब क्या है? जो चीज़ आपके ऊपर क्या है? फर्ज, आपको करना ही पड़ेगा, उसको आप क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी। और जो है फैकल्टेटिव मतलब क्या रहता? फैकल्टेटिव मतलब क्या रहता? मजबूरी। क्या रहेगा? मजबूरी। समझ में आ रहा तुम लोगों को? ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पहला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट। ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट। और दूसरी ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट। जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दूसरी ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है। अब आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है ऑब्लिगेटरी एरोब। क्या नाम है? ऑब्लिगेटरी एरोब। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आपने क्या कहा? ऑब्लिगेटरी एरोब। ऑब्लिगेटरी एरोब मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहने वाला। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे? ऑब्लिगेटरी एरोब कहेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या है आपके पास? जिंदा है। तो इसको आपने क्या कहा? ऑब्लिगेटरी एरोब का। अगर आपने इसके पास से ऑक्सीजन हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये क्या हो जाएगा आपके पास? डेड हो जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेटरी एरोब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप? ऑब्लिगेटरी एरोब कहेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? ऑब्लिगेटरी एरोब। समझ गए आप लोग? ठीक। इसी तरह जो है आपके पास दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है ऑब्लिगेटरी एनारोब। क्या नाम है इसका? ऑब्लिगेटरी एनारोब इसको कहा हमने। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फर्ज है, इसको कहाँ पे रहना फर्ज है? इसको बिना ऑक्सीजन के। अगर जो है ऑक्सीजन वाले कंडीशन में रहा तो ये क्या हो जाएगा? फिर से डेड हो जाएगा। तो इसका नाम है ऑब्लिगेटरी एनारोब। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कौन सी कंडीशन में रहना पसंद करता? एनारोब कंडीशन में। यहाँ पे आपके पास कैसा रहेगा? खुश रहेगा। लेकिन अगर आपने इसके पास ऑक्सीजन रख दिए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? डेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास? डेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास सी रहेगा हमारे पास फैकल्टेटिव। क्या रहेगा आपके पास? फैकल्टेटिव जो है इसका नाम है एरोब। फैकल्टेटिव क्या नाम है इसका? एरोब। ठीक है, अब फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? मजबूरी। इसका मतलब ये मजबूरी में क्या है? एरोब है। तो असलियत में क्या है? एनारोब है। ठीक है, ये मजबूरी में जिंदा है। मजबूरी में जिंदा है कहाँ पे? एरोबिक कंडीशन में। मजबूरी में जिंदा है कहाँ पे? एरोबिक कंडीशन में। यहाँ पे जिंदा है ये, लेकिन यहाँ पे ये खुश नहीं है। यहाँ पे खुश है नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ पे जिंदा है लेकिन यहाँ पे खुश है नहीं। ये खुश कहाँ पे रहेगा? ये जब यहाँ पे कंडीशन कैसे रहेंगी? ठीक है, इसी तरह जो है आपके पास नेक्स्ट क्या रहेगा? बोलो नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एन एरोब मतलब मजबूरी में कहाँ पे जिंदा रह रहा है ये? एन एरोब कंडीशन में रह रहा। कहाँ पे जिंदा रह रहा? एन एरोब कंडीशन में। मजबूरी में कहाँ पे जिंदा है? वो यहाँ पे जिंदा है, लेकिन वो रहने वाला कहाँ का है? वो आपके पास एरोबिक कंडीशन का रहने वाला। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सारे आपको टर्म समझना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में बार बार यूज होने वाले पूरे 11th और 12th के। ठीक है,
कि ऑब्लिगेटरी मतलब क्या रहेगा, जो मैंडेटरी है आपके पास, ठीक है, फर्ज है, उसको आप क्या कहेंगे, ऑब्लिगेटरी। फैकल्टेटिव मतलब जो मजबूरी में काम कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव। ठीक है, समझिए इतना, आप सब कंटिन्यू करेंगे, बेसिक सब समझ गए हम। तो हमारे पास एक कंपाउंड था, क्या नाम है इस कंपाउंड का, ग्लूकोज। क्या नाम है इस कंपाउंड का, ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। बराबर। हमने कहा जब भी बॉन्ड टूटेंगे उसमें से एनर्जी निकलेंगी और बहुत सारे एटीपी बनेंगे, एनएडीएसओ बनेंगे। तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन करे जिसका नाम था ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में हमने सिर्फ एक बॉन्ड तोड़े। कितने बॉन्ड तोड़े, सिर्फ एक। और हमारे पास दो कंपाउंड बने 3 कार्बन के। एक कंपाउंड का नाम क्या है, बोलो, पायरुवेट। क्या नाम है इसका, पायरुवेट। तो हमने जब एक बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पे एनर्जी निकली, और इस एनर्जी से हमने कितने एटीपी बनाए, 4 एटीपी बनाए, और साथ ही साथ क्या करें, 2 एनएडीएच2। सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ के आपने 4 एटीपी बनाए और 2 एनएडीएच2। अभी कितने बॉन्ड बाकी है आपके पास, 1 2 3 4 बॉन्ड अभी क्या आपके पास बाकी है। इसका मतलब अभी जो है आपके पास प्रोसेस बहुत ही लंबा बाकी। लेकिन जो आपके पास पायरुवेट बना था, इस पायरुवेट जो है आगे जाके क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। जो है ये पायरुवेट गरीब घर में पैदा हो सकता, या तो एक पायरुवेट कहाँ पे पैदा हो सकता, अमीर घर में। तो आपके पास यही है टॉपिक का नाम, पायरुवेट की किस्मत। ठीक है, फेट ऑफ पायरुवेट, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, तकदीर बोल सकते हैं। ठीक है, किस्मत या तकदीर क्या रहता होगा। ठीक है, डेस्टिनी और फेट दोनों के बीच में फर्क क्या रहता है, एक रहता फेट और एक रहता आपके पास डेस्टिनी। क्या मतलब रहता दोनों के बीच में, हाँ, एक जो है इसमें से किस्मत है और एक जो है तकदीर है ना। ठीक। अब जो ये पायरुवेट क्या करेगा आगे, ये डिपेंड करेगा ये कहाँ पे पैदा हुआ। ठीक है, आपके पास जो है आप आगे क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हाउस होल्ड में। बराबर है, कि एक बहुत अमीर हाउस होल्ड में पैदा, तो डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, आर्ट में जाओ, आर्ट वार्ट करो ऐसा। एक जो है बोर्ड के ऊपर एक बनाना चिपका दो, बोलो आर्ट। ठीक है, मालूम ना आप लोगों को कितने $1 मिलियन में बिकी थी वो पोर्ट्रेट। क्या था, एक बड़ी सी पोर्ट्रेट थी, बीच में एक सेलो टेप से बनाना चिपका था, आर्ट। ठीक है, अमीर लोग करते थे, उनकी ये प्रोफेशन में थे। लेकिन जो है हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम क्या डॉक्टर इंजीनियर बनते, किस्मत के ऊपर है। बराबर है। कभी देखो तुमने कोई बड़े एकदम सेलिब्रिटी का, बिजनेसमैन का बेटा नीट एग्जाम दे रहा, डॉक्टर बन रहा, घाटी में एडमिशन लेने का उसको देखा भी तुमने ऐसा। उनकी किस्मत अलग है, एमआईटी में डोनेशन लेके दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो है चले जाते। अब हमारी किस्मत में नहीं है ऐसा। ठीक है, सेम जो है पायरुवेट, पायरुवेट की किस्मत, क्योंकि जो है पायरुवेट सब में बनने वाला है, पायरुवेट सब में बनने वाला है। आपके पास एनाएरोब हो या एरोब हो, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट है। हमने आप लोगों को कहा कि सब ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। तो पायरुवेट तो सब में बनने वाला है। बराबर है ना, कि आपके पास क्या था, आपके पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज था, हमारे पास क्या था यहाँ पे, ग्लूकोज। हमारे पास क्या था यहाँ पे, ग्लूकोज। क्या था यहाँ पे, ग्लूकोज। कितने कार्बन का है ग्लूकोज, 6 कार्बन का। इस ग्लूकोज जो है आपके पास 6 कार्बन का है, इसको लास्ट में हमने कन्वर्ट करें किसके अंदर, पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट करें, पायरुवेट में। जब पायरुवेट में हमने इसको कन्वर्ट करें तो हमको क्या मिला, 2 एटीपी मिले, और साथ ही साथ क्या मिले, 2 एनएडीएच2 मिले। क्या मिले, 2 एनएडीएच2। और इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिए थे, इसको हमने नाम दिए थे ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम दिए थे इसको हमने, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस को कौन सा ब्रेकडाउन कहा था हमने, पार्शियल ब्रेकडाउन कहा था, या इसको हमने क्या कहा था, पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा था। क्या कहा था इसको हमने, पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा। बराबर है। अब ये पायरुवेट अपने जिंदगी में क्या करेगा, ये आगे जाके क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा ये कहाँ पे पैदा हुआ। अब जो है आपके पास जनरली 2 तरह के ऑर्गेनिज्म रहते, एक रहते हैं आपके पास एरोब, दूसरे रहते एनारोब। तो ये आगे जाके एनर्जी बनाएगा, और एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। आगे जाके एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, या आगे जाके क्या कर सकता, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता। ठीक है, तो ये पायरुवेट 2 काम कर सकता। एक तो ये आगे जाके क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन तब करेगा जब यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। नहीं तो ये आपके पास आगे जाके क्या करेगा, ये आपके पास जाके एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब करेगा, जब ऑक्सीजन क्या रहेगा यहाँ पे, एब्सेंट रहेगा। तो ऑक्सीजन क्या रहेगा, एब्सेंट। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा।
समझिए इतना। जब आपके पास ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो कितने बॉन्ड बाकी थे आपके पास? 4 बॉन्ड बाकी थे, 4 के 4 बॉन्ड टूटेंगे, और जब 4 के 4 बॉन्ड टूटेंगे तो हम इसको बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन आपके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है सारे बॉन्ड्स नहीं तोड़ पाता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, बराबर। एनएरोबिक मतलब गरीब घर में पैदा हुआ। गरीब घर में जो पायरुवेट है, यानी जो बच्चा अपना पोटेंशियल पूरा जो है दिखा पाता, नहीं दिखा पाता, बराबर, उसका पोटेंशियल जो है उसके साथ ही चले जाता, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन जो अमीर घर में पैदा होगा उसको सब मालूम है क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सारे के सारे बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे एक भी बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन होंगे। ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन रहती है उसका नाम रहता है लिंक रिएक्शन। क्या नाम रहता? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन रहती है उसका नाम रहता है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम रहता? क्रेब्स साइकिल। इसी तरह आपके पास NaDH2 और FADH2 से जब आप ATP बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है आपके पास, इसमें जो है क्या होगा मालूम? इसमें जो है ग्लूकोज में जितनी एनर्जी थी सारी एनर्जी हमने बाहर निकाल दी। ग्लूकोज को तोड़ के जितनी एनर्जी निकलेंगे, जितने ATP बना सकते हैं हम उतने ATP बनेंगे। जब हमने ग्लूकोज को तोड़े, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करे उसका विद द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एक ग्लूकोज के 38 ATP मिलते। कितने मिलते? 30। जब आप एक ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन करते तो एक ग्लूकोज से 2 ATP मिलते। कितने मिलते? 2 ATP। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन 7% of energy, less than 7% of total energy, total energy, total energy from glucose is released। सिर्फ जो है आपके पास 7% से भी जो है कम एनर्जी आपने क्या करें? रिलीज कर। वो जो एनर्जी आपने रिलीज करे उसको भी कंप्लीटली आपने स्टोर नहीं कर पाए। ठीक है, इवन दैट is not stored completely। कहाँ स्टोर करते हैं हम इसको? इन फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी। किसके फॉर्म में करते बोलो? राइट, ATP। लेकिन क्या बनाते ATP के अंदर? हाई एनर्जी बॉन्ड्स, हाई एनर्जी बॉन्ड्स। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने याद रखना कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा जिसको हम कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट से आप जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करा सकते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पे ग्लूकोज में 100% एनर्जी रहती और लेस देन 7% रिलीज होती, और ये जो 7% एनर्जी रिलीज हुई इसको भी आप कंप्लीटली स्टोर नहीं कर पाते ATP के फॉर्म में। समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है, लिख लो इसको आप लोग। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट क्लास में देखें कि जो पायरुवेट है इसके पास अब दो जो है क्या है, इसके पास दो डेस्टिनी, दो फेट है। एक तो जो है आपके पास ये कहा जाएगा, ये आपके पास जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, और दूसरा जो है आपके पास कहा जा सकता, बोलो कहा जा सकता, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो क्या करेगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो अब हम जो है पहले कौन सा देखेंगे? एन एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे, ये छोटा सा पार्ट है। उसके बाद किसको देखेंगे हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पायरुवेट मान लो कि ऐसे आपके पास सेल बना जिस सेल के अंदर ऑक्सीजन की क्या है यहाँ पे? लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या रहने आ रहा है यहाँ पे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको और क्या नाम दिए थे हमने बोलो? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड्स ग्लूकोज के नहीं टूटते। जब ग्लूकोज के सारे बॉन्ड टूटेंगे रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस में, उसको आप क्या कहेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे नहीं टूटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास हुआ क्या? हुआ ये है कि हमारे पास ग्लूकोज था, हुआ ये है कि हमारे पास क्या था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज का हमने ब्रेक डाउन करे और हमारे पास क्या बना? पायरुवेट बना। क्या बना यहाँ पे? पायरुवेट। कितने पायरुवेट बने यहाँ पे? 2 पायरुवेट बने, और साथ ही साथ हमको 2 ATP मिले, और साथ ही साथ हमको क्या मिले? 2
NaDH2 मिले, क्या मिले 2 NaDH2। ये जो रिएक्शन था, इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिए, ग्लाइकोलिसिस नाम दिए। क्या नाम दिए इसको हमें, ग्लाइकोलिसिस। इसको हम EMP पाथवे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे पायरुवेट जो है आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला है, इसका मतलब जो है आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन क्या रहेंगे, ऑक्सीजन की कमी रहने वाली। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के रहते, एनारोबिक रेस्पिरेशन कितने टाइप के रहते हैं, दो टाइप। इसमें से एक एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़े हुआ है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या नाम है इसका, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन याद है आप लोगों को, हमने कहीं तो भी पढ़े थे, हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता कहीं तो भी, कहाँ पढ़े थे, राइट, मसल के सेल में। जब मसल के सेल में ऑक्सीजन नहीं रहेगा या ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड। और दूसरा आपके पास रहेगा अल्कोहल फर्मेंटेशन। क्या रहेगा, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। क्या रहने वाला है, अल्कोहल फर्मेंटेशन जो है आपके पास। नेक्स्ट क्या आपके पास, अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है। अब पायरुवेट एक तो आपके पास अल्कोहल फर्मेंटेशन करता, दूसरा आपके पास क्या करेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। अब यहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन कब होगा, जब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो अब यहाँ पे एक बात याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे गड़बड़ करते, यहाँ पे दो पायरुवेट है, एक पायरुवेट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, दूसरा पायरुवेट अल्कोहल फर्मेंटेशन करेगा, ऐसा है नहीं। एक तो आपके पास पायरुवेट ये करेगा, नहीं तो पायरुवेट क्या करेगा, वो करेगा, दोनों ये करेंगे दोनों वो करेंगे, ऐसा है वो, ठीक है। इसमें आपने ये गड़बड़ नहीं करना है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होगा, अल्कोहल फर्मेंटेशन में सबसे पहले आएगा पायरुवेट। क्या आएगा सबसे पहले, पायरुवेट। और ये दोनों कहाँ पे होने वाले, साइटोसोल में होने वाले। साइटोसोल क्या रहता, साइटोप्लाज्म रहता, ठीक है। अभी के लिए आप मान लो क्या रहता, साइटोप्लाज्म, ठीक है। पायरुवेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये पायरुवेट आपके पास एक कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कितने कार्बन का रहता है, एसिटल एसिटल एसिटिक एसिड कितने कार्बन का रहता है, 2 कार्बन का। कितने कार्बन का रहता, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, CO2 बाहर निकला। क्या निकला, CO2। अब जनरली क्या होता है, CO2 बाहर निकला मतलब यहाँ पे बॉन्ड टूटा। अब जनरली क्या होगा, बॉन्ड टूटा तो एनर्जी बनना चाहिए, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी नहीं बनती। आपके पास यहाँ पे CO2 निकला लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं बनी। उसके बाद आपके पास एसिटल्डिहाइड से बनेगा इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल होता क्या है, इथेनॉल होता क्या है, अल्कोहल। इथेनॉल कितने कार्बन का, आपके पास 2 कार्बन का। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे कुछ बना होगा, नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं बना, उल्टा यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपने NaDH2 बनाए थे वो इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे NaDH2 इस्तेमाल होगा और क्या बनेगा आपके पास, NAD+ बनेगा। क्या बनेगा, NAD। समझिए इतना आप लोग, पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बना, और यहाँ पे NAD+ आपके पास इस्तेमाल हुआ। अब आप लोग बोलो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा, यहाँ पे CO2 बाहर निकला, इसका नाम रहेगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्या नाम रहेगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम का नाम होगा। और आप लोग याद है, हमने बताया था आप लोगों को कि जब CO2 बाहर निकलेंगे वहाँ पे एंजाइम का नाम क्या रहेगा, डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पे NADH2 का इस्तेमाल हुआ, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। क्या नाम रहेगा इसका, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, इस एंजाइम का नाम रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो एक पायरुवेट के लिए हुआ, हमारे पास पायरुवेट कितने रहते, 2 रहते, तो यहाँ पे 2 पायरुवेट से 2 एसिटल्डिहाइड बनेंगे। जब 2 एसिटल्डिहाइड बनेंगे तो CO2 भी कितने निकलेंगे, यहाँ से 2 CO2 निकलेंगे, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे 2 एसिटल्डिहाइड से 2 अल्कोहल बनेंगे। जब 2 अल्कोहल बनेंगे तो यहाँ पे NAD+ कितने बनेंगे, यहाँ पे 2 बनेंगे। इसका मतलब NADH2 कितने यूज हो, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जब कब होता है आपके पास, जब आपके पास क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा आपके पास, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। और दूसरा क्या है आपके पास, ऑक्सीजन क्या है, बहुत कम है, इसलिए जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। क्या हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और हमारे जब पास है मसल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मसल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई, जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिला, तो एनर्जी जो है इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए आपकी बॉडी क्या कर रही थी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रही थी, जिसकी वजह से
मसल के अंदर क्या अक्यूमुलेट हो रहा था, लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो रहा था, उसी को हमें क्या बोलते हैं, फैटिग बोलते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। अब यहाँ पे होता क्या, बड़ा आसान है, पायरुवेट लिखो आप, क्या लिखो, पायरुवेट लिखो, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे, पायरुवेट लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पायरुवेट। कितने कार्बन का है पायरुवेट, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो पायरुवेट से डायरेक्टली क्या बना लो आप, लैक्टिक एसिड। पायरुवेट से डायरेक्टली क्या बना लो, लैक्टिक एसिड। कंप्लीट हो गया आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन जब पायरुवेट से आप लैक्टिक एसिड बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या इस्तेमाल होगा, एक NaDH2 इस्तेमाल होगा, और क्या बनेगा आपके पास, NAD प्लस बनेगा। लेकिन यहाँ पे पायरुवेट दो है तो दो पायरुवेट, दो पायरुवेट से दो लैक्टिक एसिड बनेंगे, और फिर यहाँ पे दो क्या होंगे आपके पास, NaDH2 यूज होंगे, और दो क्या बनेंगे आपके पास, NAD। अब आप लोग बताओ एंजाइम का नाम क्या रहेगा यहाँ पे, लैक्टेट, लैक्टेट डीहाइड्रोजन, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस क्या हो गया इसका नाम हो गया, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस क्या हो गया इसका नाम, ठीक है। तो देख लो आप लोग कि हमारे पास ये क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट। फिर आप पायरुवेट दो तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता हो, एक है अल्कोहल फर्मेंटेशन और दूसरा क्या रहने वाला है आपके पास, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन कब होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अल्कोहल फर्मेंटेशन में पायरुवेट से अल्कोहल बनेगा और बीच में क्या लगेगा, NaDH2, बीच में क्या लगेगा, NaDH2 लगेगा, ठीक है। और जो है आपके पास एक पायरुवेट के लिए एक NaDH2 लगेगा और दो पायरुवेट के लिए कितने लगेंगे, दो। बीच में जो है साथ ही साथ CO2 निकलेगा एक पायरुवेट से, दो पायरुवेट से कितने CO2 निकलेंगे, दो CO2 निकलेंगे। यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखे। अब ये होता कहाँ पे, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, हम ये देखेंगे। इसके एनारोबिक रेस्पिरेशन के, एक तो अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिए, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिए तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग दिमाग में, ये चाहे ये आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जिसमें आपके पास अल्कोहल फर्मेंटेशन है, चाहे वो आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों जो रिएक्शन है क्या इसके अंदर कुछ एनर्जी बन रही है, बोलो आप लोग। कुछ इसमें ATP बना, नहीं बना। क्या कुछ में NaDH2 बना, नहीं बना। उल्टा यहाँ पे क्या हुआ, NaDH2 का क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ। जो NaDH2 आपने यहाँ पे बनाए थे, दो NaDH2, ये दो के दो NaDH2 कहाँ पे इस्तेमाल हो गया आपके पास, यहाँ पे हो गया। ये जो NaDH2 आपने यहाँ पे बनाए थे, ये दो के दो NaDH2 कहाँ पे इस्तेमाल हो गए, यहाँ पे हो गए। अगर आपने क्या करे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये आपके पास ऐसे रिएक्शन है जिसमें एनर्जी तो नहीं मिल रही है आपके पास, लेकिन उल्टा एनर्जी खर्च हो रही है। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, इससे बेटर ये है कि यहाँ पे जो सेल है वो ये करे ही ना, अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में खुश रहे तो इसके दो NaDH2 क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, बराबर है। तो ये आपके पास ग्लाइकोलिसिस करने के बावजूद अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसकी, क्या मजबूरी है कि ऐसे रिएक्शन कर रहा है जिसमें इसको कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टा इसका जो है एनर्जी खर्च हो रही है, क्यों कर रहा है। क्योंकि जो सेल है, इस सेल को मालूम है मेरे पास एक ही रिएक्शन है एनर्जी बनाने की, वो कौन सी है, ग्लाइकोलिसिस है। ये सेल बनाएंगे, ये सेल चाहेगा कि ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे कंटिन्यू रहे, ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू रहेगा तो ATP भी मिलेगा और NaDH2 भी जो है मिलते रहेंगे, ठीक है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि NaDH2 बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत है, NAD प्लस की जरूरत है। और जो सेल रहता, सेल के अंदर NAD प्लस जो रहता एक फाइनाइट नंबर रहता। मान लो कि सेल के पास 100 NAD प्लस, कितने, 100 NAD प्लस। आपने क्या करे, ग्लाइकोलिसिस करते गए, ग्लाइकोलिसिस करे, हमने 10 NAD प्लस इस्तेमाल कर दिए, कितने बचे, 90, ठीक है। 10 NAD प्लस आपके पास किस में कन्वर्ट हो गए, NaDH2 में। अब हमारे पास 90 NAD प्लस बचे, उसके बाद 80, उसके बाद 70, उसके बाद 10, लास्ट में आपके पास सारे NAD प्लस खत्म हो जाएंगे क्योंकि सारे NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो गए, NaDH2 में। और जब आपके पास ग्लाइकोलिसिस का जो 6 स्टेप है इसको कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या लगेगा, NAD प्लस। जब सेल में NAD प्लस नहीं रहेगा तो 6 स्टेप कंटिन्यू नहीं होगा, तो 6 स्टेप जब कंटिन्यू नहीं होगा तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस को चालू रखने के लिए यहाँ पे हम क्या बनाते रहते, देख रहा तुम्हारे को,
Na+, क्या बना रहे हैं यहाँ पे Na+, ताकि ये रिएक्शन में Na+ चलते बनते रहे और Na+ यहाँ पे जाएगा और ग्लाइकोलिसिस आपके पास चलते रहेंगे, तो कम से कम हमको कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ तो 2 ATP। याद है हमने आप लोगों को बताया था एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बनते हैं, 2 ATP। वो 2 ATP कहाँ से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं। याद देंगे आप लोग, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या होगा, ठीक है। अब अल्कोहल फर्मेंटेशन में इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है एग्जाम्पल में यहाँ पे याद रखना आपने, अल्कोहल फर्मेंटेशन किसी को मालूम, अल्कोहल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, मालूम किसी को, वही ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता जो आपके पास ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट, ठीक है। किसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे, यीस्ट। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम, अभी आप लोगों ने कहा था, क्या नाम है इसका, स्केलेटल मसल, क्या नाम है इसका, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में जब आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और जो है कुछ बैक्टीरिया में होगा और साथ ही साथ किस में होगा, कुछ बैक्टीरिया में होगा, सम बैक्टीरिया के अंदर होगा, ठीक है। ये इसके बारे में एक बात ये है कि यीस्ट है, आपने क्या लिया यहाँ पे आपने डाल दिए रॉ मटेरियल, मान लो आपने वेट डाल दिया, कुछ डाल दिया, ठीक है, माल्ट डाल दिया, ठीक है। माल्ट मतलब जिसमें स्प्रॉट निकलता, उसको आप सुखाते, जिससे अल्कोहल बनाना है तो आपने माल्ट डाल दिया, माल्ट में आपने यीस्ट डाल दिया, क्या डाल दिया आपने, यीस्ट। अब ये यीस्ट क्या करेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा। जब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% पे पहुंच गया, अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे पहुंच गया, 13%। 13% पे जब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाता, यीस्ट जो है ये मर जाती, क्योंकि इतना ज़्यादा अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन रहता कि इनको पॉइजनिंग हो जाती और यीस्ट क्या हो जाता, मर जाता। इसका मतलब जो नेचुरली आप मैक्सिमम कितने कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल बना सकते हैं, 13%, ठीक है। तो याद रखना, एट 13%, एट 13% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल, यीस्ट, यीस्ट, यीस्ट poisons, poisons itself, poisons itself to death। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेचुरली ये मैक्सिमम कितना कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल बना सकता, 13%। जब 13% के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हमने क्या देखे अभी तक, ठीक है। हमें देखे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन करे तो क्या बना, पायरुवेट बना। ये पायरुवेट के दो किस्मत है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता और दूसरा क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखे दो तरह के रहते हैं, एक रहता अल्कोहल फर्मेंटेशन, दूसरा रहता लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बनने वाला, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड। तो ये वाला पार्ट हमने देख लिए, कौन सा पार्ट है आपके पास, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब कौन सा पार्ट देखना है हम लोगों को, एरोबिक रेस्पिरेशन देखना है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे ब्रेक डाउन करने किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन लिख लेंगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो आपके पास ग्लूकोज है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करें। जब आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे तो आपके पास क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था। क्या था आपके पास, इनकम्प्लीट। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है कंपाउंड का, और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, और साथ ही साथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन of organic compound, of organic compound that can be carbohydrate, fat or protein, ठीक है। it is complete oxidation of organic compound leading to release of, leading to release of, ठीक है, release of किसका रिलीज, CO2, H2O, और साथ ही साथ क्या होगा आपके पास, एनर्जी। यही एनर्जी को हम स्टोर करेंगे किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। मान लो कि हमारे पास एक सेल है, मान लो हमारे पास क्या है यहाँ पे एक सेल है, एक जो है आपके पास क्या है यहाँ पे एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल में आपके पास सेल का साइटोसोल है, सेल का क्या है यहाँ पे साइटोसोल।
साइटोसोल मतलब यहाँ पे लिक्विड पार्ट है, ठीक है। इसमें हमें क्या करें, इसमें हमें क्या करें यहाँ पे, इसमें हमें यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे हमें ग्लूकोज से क्या करें, यहाँ पे हमें ग्लूकोज से क्या बनाए, ग्लूकोज से क्या बनाए बोलो, ग्लूकोज से क्या बनाया यहाँ पे हमें, पायरुवेट बनाए। क्या बना यहाँ पे, पायरुवेट। जब ग्लूकोज से पायरुवेट बना तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकले, 2 एटीपी निकले, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकले, 2 NADH2 निकले। क्या निकले, 2 NADH। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया बोलो, क्या नाम है इसका, ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम है इसका, ग्लाइकोलिसिस जो हमने इसका नाम दिया, जो कहाँ पे हुई, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब जो है इसी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा अगर पायरुवेट का फेट हो। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल की जरूरत है। उस ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका नाम है। तो ये आपके पास क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट को जाना पड़ेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाके ग्लाइकोलिसिस के बाद अपने नेक्स्ट रिएक्शन करेगा जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। क्या नाम है इसका, लिंक रिएक्शन। क्या नाम है इसका, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में आपके पास क्या बनेंगे, NADH2 बनेगा। क्या बनेगा, NADH2। लिंक रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली कहाँ पे, मैट्रिक्स में। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है इसका, क्रेब्स साइकिल। मतलब जो ये रिएक्शन है कौन से फॉर्म में है, ये साइक्लिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है आपके पास, साइक्लिक फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होंगी, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में भी आपके पास क्या निकलेगा, NADH2 निकलेगा। क्या निकलेगा, FADH2 निकलेगा। क्या निकलेगा आपके पास, GTP निकलेगा, जो किसके बराबर रहता है, ATP के बराबर। समझ में आया। और यहाँ पे आप बोलेंगे कि आपके पास क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। लेकिन आपने एक बात ये याद रखना कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। कैसा ऑर्गेनेल है हमारा, कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, ठीक है। इसका जो आपके पास एक रहती आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे रहती इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे प्रोटीन्स का आपके पास क्या रहते, कॉम्प्लेक्स रहते। क्या रहते, कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स रहता, इनका नाम रहता ATS। क्या नाम रहता है इनका, ATS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ATC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सेल। जहाँ पे क्या होने वाला आपके पास, NADH2 जाने वाला है। जहाँ पे कौन जाने वाला है, NADH2 जाने वाला है। और यहाँ पे ही NADH2 और FADH2 जो है आपके पास किस में कन्वर्ट होंगे बोलो, ATP में। याद है हमने आप लोग कहा था NADH2 एक चेक है। चेक के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक में एक काउंटर के पास जाना पड़ेगा जिस काउंटर का नाम क्या है, ATS। इस काउंटर पे आपके पास एक NADH2 से 3 ATP मिलेंगे आपको, एक FADH2 से 2 ATP मिलेंगे आपको। और ये आपके पास ओवरव्यू रहने वाला है किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़े, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा पढ़ेंगे हम, लिंक रिएक्शन। उसके बाद क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद ETS पढ़ेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।